गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। इन द यस्टरडे क्लास वी डिस्कस अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड टुडे in class we will discuss about the ATP. ATP means that adenosine triphosphate. कल भी बताया था, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम ATP कहते हैं। एग्जामिनेशन में अधिकतर आपको ATP और ADP का फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है, इसीलिए आप इसको याद रखेंगे। ADP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड ATP मीन्स ATP. ATP मीन्स होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए, ATP ATP को हम क्या बोलते हैं? ATP को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। करेंसी का मतलब आई थिंक सबको मालूम होगा, क्या बोलते हैं हम? खजाना, है ना। और खजाने का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में किसी रुपए पैसे की आवश्यकता होती है, तब हम अपना खजाना खोलते हैं, है ना। और खजाने में से फिर हम अपने ज़रूरत भर के सामान को निकालते हैं। वैसे ही ATP क्या है? एनर्जी करेंसी है। ओके, अब देखते हैं ये करेंसी हमारी किस तरह काम आती है। ये हमें मालूम है, रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? सेल्यूलर प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? सेल्यूलर प्रोसेस। ATP is the energy currency and this process of the respiration is known as the cellular process. इतना समझ आ गया? अब क्या होता है रेस्पिरेशन में? जब रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन जब होता है तो क्या रिलीज़ होती है? रिलीज़ होती है एनर्जी। क्या रिलीज़ होगी? एनर्जी, है ना। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ होगी? ये रिलीज़ होगी ATP फॉर्म में, ATP मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिलीज़ होगी। ओके, रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है किस फॉर्म में? ATP फॉर्म में, ATP मॉलिक्यूल के फॉर्म में। इट्स क्लियर? अब ATP बनती कैसे है? वी हैव ADP, adenosine diphosphate, and also a inorganic phosphate. Also a inorganic phosphate attached with adenosine diphosphate. Okay, inorganic phosphate जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो हम अपने ग्लूकोज वगैरह ले रहे हैं और जो हमारा पायरुवेट बन रहा है, उस प्रोसेस में एक प्रोडक्ट एक और बन जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। इन योर बेसिस आप सिर्फ इतना जानिए कि ATP में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइंड होता है। अब देखो, डाइफॉस्फेट मतलब दो फॉस्फेट में एक फॉस्फेट और जुड़ गया। 2 phosphate is combined with the one another phosphate. It may be 2 और 1, P मतलब 3P, 3P हो गया ना। अब क्या बन जाएगा ADP से? ATP। आया समझ में? ADP में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच हुआ तो 2 डाइफॉस्फेट is combined with the 1 phosphate. It may be the 3 phosphate. Then product will be the ATP, adenosine
ट्राई फॉस्फेट। आया समझ में? अब देखिए, ये जो डाई फॉस्फेट है, it is combined with another inorganic phosphate with a linkage. भाई कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ से जुड़ेगी तो निश्चित है वो किसी कड़ी से ही जुड़ेगी, निश्चित है वो किसी लिंक से ही जुड़ेगी। ठीक है, डाईफॉस्फेट इज कंबाइंड विद द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थ्रू अ लिंकेज। अब ये जो लिंकेज है यानी हमारी एटीपी बनकर तैयार हो गई है। एटीपी बनकर तैयार हो गई तो ये एटीपी क्या करेगी? ये एनर्जी रिलीज करेगी हमारी बॉडी में, है ना? ये क्या करेगी? ये एटीपी एनर्जी रिलीज करेगी हमारी बॉडी में। अब जो वाटर हमारी बॉडी में हमने गेन किया है, वो वाटर क्या करेगा? इस लिंकेज को तोड़ने का कोशिश करेगा। मतलब इस लिंकेज को तोड़ने से वाटर की प्रेजेंस में ये लिंकेज जब टूटता है तो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है फॉर आवर एनी वर्क। अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं अपनी बुक में क्या लिखा है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है। एक सेलुलर प्रोसेस है और सेलुलर प्रोसेस में हमारी मदद कौन करता है? एनर्जी करेंसी मदद करती है। एनर्जी करेंसी हम किसको बोलते हैं? एटीपी को बोलते हैं। रेस्पिरेशन में एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो कौन सी एनर्जी है? वो एटीपी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है। एडीपी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कनेक्ट होता है तो क्या बनता है? एटीपी बनता है। और डाईफॉस्फेट से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक लिंकेज के थ्रू जुड़ा होता है। ओके, चलें अब आप अपनी बुक पढ़ें। आते हैं एटीपी पर। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। अधिकतर सेलुलर प्रोसेस के लिए एटीपी एनर्जी करेंसी यानी एनर्जी के खजाने की तरह काम करती है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस of respiration used to make an ATP molecule from ADP। एनर्जी रिलीज होने के दौरान रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? एटीपी मॉलिक्यूल्स के द्वारा। देखो, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल। किसके द्वारा बनेगा? फ्रॉम एडीपी एंड एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये है रिएक्शन आपकी, देख लीजिए। एडीपी में क्या जुड़ रहा है? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ रहा है। एनर्जी रिलीज होकर के क्या बनाएगी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके। एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल। एंडोथर्मिक का कल भी बताया था, जो प्रोसेस हमारी सेल के अंदर होती हैं। देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शंस। जो एटीपी बन गया है, अदर रिएक्शंस को चलाने के लिए इस एटीपी का यूज़ किया जाता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब जो हमारी आंतरिक क्रियाएं हैं, जो भी हमारे रेस्पिरेशन के अदर, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारे के सारे प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए ना। तो वो जो एनर्जी है वो किसके द्वारा ड्राइव होती है? वो एटीपी के द्वारा ड्राइव होती है। इसको आप अंडरलाइन कर लो। ATP drive the reactions. Okay. When the terminal phosphate linkage in ATP is broken, अभी आपको पढ़ाया था ना कि जो डाईफॉस्फेट है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किससे जोड़ा हुआ है? एक लिंकेज के थ्रू जोड़ा हुआ है। ATP is broken using water, और वो लिंकेज किसके थ्रू टूटेगा? वाटर के थ्रू टूटेगा। The energy equivalent 30.5 किलोजूल मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। जैसे ही वाटर इस लिंकेज को तोड़ता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 30.5 किलोजूल मॉलिक्यूल्स इज रिलीज्ड। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलोजूल मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस। आप ऐसे सोच सकते हैं, आपने सेल देखा होगा जो घड़ी में पड़ता है, फिर आपके खिलौनों में भी पड़ता है,
और कैलकुलेटर्स वगैरह में भी पड़ता है। इट कैन बी ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, मशीनरी जो चलती है, जो आप बच्चों के खिलौने गाड़ी वगैरह देखते हो ना, वो मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू चलते हैं। तो हम उसमें भी सेल डालते हैं। अब वही सेल आपका क्या काम कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में काम कर रहा है। फिर आप उसको टॉर्च में डाल देते हैं तो वो क्या करता है, वही सेल आपके लिए लाइट का काम कर देता है, लाइट एनर्जी गेन कर देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे ही आप उसको कैलकुलेटर में वही सेल डालते हैं तो वो क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिकल काम को करना शुरू कर देता है। यानी एक ही चीज़ आपको अदर पर्पस में काम कर रही है ना। वैसे क्या है, एटीपी एनर्जी जो बनी है एडीपी के थ्रू, वो क्या करेगी, हमारी अदर सेल्यूलर जितने भी सेल्यूलर प्रोसेस हैं उनमें हेल्प करती है। सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज इन द सेल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे आपको बताया उसने मैकेनिकल और फिजिकल ये सब एनर्जी, लाइट एनर्जी, इन सब में यूज़ होता है ना बैटरी का। उसी तरह एटीपी कैसे कैसे यूज़ करती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, आपकी मसल्स जो भी चलेंगी। अगर आप बैठे हैं एक जगह, बैठे रह गए और फिर आप उठे नहीं वहाँ से काफ़ी लंबा समय अगर आप बैठ जाते हैं तो आप देखते होंगे पैरों में झिनझिनाहट होने लगती है ना। यानी कि जो एटीपी है वो एक जगह रुक गई है, वो काम नहीं कर रही, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा मसल में। प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस एंड द अदर मैनी एक्टिविटीज़ इज़ डन बाय द एटीपी। आई थिंक आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं आगे। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन द ऑक्सीजन। सबसे पहला क्या चीज़, एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था वहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होना जरूरी है। Aerobic organism need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen. एरोबिक रेस्पिरेशन में आवश्यक है कि ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंट नहीं होगी तो आपको बताए थे लैक होगा तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। अब्सेंस होगा तो क्या होगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा। इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 की प्रेजेंस होना मस्ट है। वी हैव बीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। अब आप देखो जो स्टोमेटा होता है प्लांट्स में, वो गैसेस को कैसे एक्सचेंज करता है। अभी आप इसमें देखिए, दिख रहा है ना कैसे स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले रहे हैं, फिर बाहर आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन द कंटेंट विथ एयर। सभी जो सेल्युलर स्पेस हैं, आप देखिए स्टोमेटा में जो सभी स्पेस दिखाई दे रहा है वो क्या कर रहा है, वो एयर के लिए कंटेंट यूज़ कर रहा है। क्या है कंटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तभी तो ऑक्सीजन छोड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूज़न हेयर। कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना और फिर ऑक्सीजन का बाहर जाना किसकी मदद से, किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस से। डिफ्यूज़न प्रोसेस आपको पढ़ाए थे कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना डिफ्यूज़न है। तो क्या किस प्रोसेस से जाएगा, डिफ्यूज़न प्रोसेस से। गैसेस हमेशा डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही अंदर और बाहर जाती हैं। दे कैन गो इनटू सेल्स, सेल्स में आएंगी, और अवे फ्रॉम दैम आउट इनटू द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से अंदर आएगी और फिर एयर के ही थ्रू बाहर ऑक्सीजन लेकर के जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट कंडीशन। फिर आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का आना और ऑक्सीजन का जाना किस पर डिपेंड करता है, डिफ्यूज़न पर डिपेंड करता है। और डिफ्यूज़न किस पर डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल कंडीशन पर। गो द अंडरलाइन फॉर दिस। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स। एट द नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, उस समय जब रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, CO2 एलिमिनेशन इज़ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है, लेकिन ऑक्सीजन उतनी ही मात्रा में बाहर बना करके वो नहीं दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, उस समय फोटोसिंथेसिस नहीं होने पाएगा। ठीक है। ड्यूरिंग द डे CO2 generated during respiration is used up the photosynthesis.
अब जब दिन का समय है, सनलाइट है, तो निश्चित है फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस होगी तो आपको ये मालूम है कि प्लांट्स अपना फूड मैकेनिज्म स्टार्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देयर इज़ अ नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। तब क्या होता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। और रात में क्या है, हम सभी लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ तो रहे हैं लेकिन वो उसको अधिक मात्रा में गेन नहीं करने पाते। इसीलिए कहा जाता है रात को प्लांट्स के नीचे नहीं जाना चाहिए, प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं और वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। ऑक्सीजन रिलीज इज़ द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। ऑक्सीजन की जो मेजर इवेंट टाइम है वो क्या है, एट द डे टाइम। Animals have evolved different organ for the uptake of oxygen from the environment and getting rid of carbon dioxide produced. Animals जो हैं वो different organ रखे हुए हैं, जैसे हमारे पास nose है और जो एक्वेटिक हैं उनके लिए गिल्स वगैरह हैं, स्किन वगैरह है। मतलब हमारा और उन अदर एनिमल्स का डिफरेंट टाइप का रेस्पिरेशन लेने का डिफरेंट ऑर्गन है। फॉर गेटिंग रीड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, और उनका तरीका भी अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने का तरीका भी अलग है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन बी ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो अलग तरह से ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और धरती पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल, धरती पर रहने वाले अलग तरह से करते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। कैसे, जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व है उससे टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एनिमल्स पानी में से ऑक्सीजन को गेन करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए आप फिश कैसे अपना ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पानी से ले रही हैं। उतनी जल्दी हम नहीं ले पाएंगे, पानी में हम जाएंगे तो हम तो बस सांस लेना बंद हो जाएगा, है ना। आपकी एक्टिविटी देखिए, ऑब्जर्व फिश एंड एक्वेरियम। एक्वेरियम देखा है, ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड द गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स के थ्रू ओपन और क्लोज करते हैं। काउंट द नंबर ऑफ द टाइम फिश ओपन एंड द क्लोज इट माउथ इन ए मिनट। एक मिनट में कितनी बार वो अपने क्लोज कर रहे हैं और खोल रहे हैं। कंपेयर दिस द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन आउट अ मिनट। आप कितनी बार ले रहे हो और छोड़ रहे हो, और वो कितनी बार और छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, इसकी कंपैरिजन आपको करनी है। कभी फुर्सत मिले तो एक्वेरियम के पास जाइएगा और देखिएगा कितनी बार उन सब का मिनट होता है रेस्पिरेशन करने का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल ह्यूमन कैसे अपना रेस्पिरेशन करते हैं, कैसे उनमें रेस्पिरेशन होता है, ये हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।